सेक्शन रूल 21C के बाद अब जो नेक्स्ट सेक्शन चालू होगा वो होगा हमारा सेक्शन 73 एंड सेक्शन 73 डिपॉजिट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जाम में सवाल बनेंगे, इसमें से बनने वाले हैं। भविष्य में आपकी कंपनी को कभी डीपीटी फाइल करना हुआ, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हुआ फ्रॉम मेंबर्स या फ्रॉम पब्लिक, इन दैट केस यू नीड टू फॉलो दी सेक्शन 73 along with the rules as may be prescribed। चले, तो भाई सेक्शन 73 को बड़े प्यार से हम समझते हैं, बड़े प्यार से हम देखते हैं। चले, तो सेक्शन 73 क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सेक्शन 73 की हेडिंग क्या दी है? प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बट लॉजिकल है, ये वाले सेक्शन की हेडिंग थोड़ी सी अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में इन्होंने बताया है कि भाई आप मेंबर्स से ले सकते हैं पैसा। अब मेंबर से लेना है तो यहाँ पर ये होना चाहिए भाई रिस्ट्रिक्शंस टू बी अप्लाइड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, राइट? क्योंकि यहाँ पर मेजरली जो कंसेप्ट है वो बात करेगा मेंबर से लेने के लिए। चल, तो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। नो कंपनी शेल इनवाइट एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट। ना तो कोई भी कंपनी इनवाइट करेगी, ना ही आप एक्सेप्ट करो। इनवाइट मतलब आपने इनविटेशन दिया, किसी और ने आके पैसा दिया। एक्सेप्ट मतलब आपने इनविटेशन नहीं दिया बट सामने वाले ने आके पैसा दिया, वो भी यहाँ पर है। या रिन्यूअल के केस में साहब पुराना वाला डिपॉजिट आ रहा था 1956 में, अब 2013 में रिन्यूअल वाली बात आ गई, तो लॉ ने बोला ना तो इनवाइट करना है, ना ही एक्सेप्ट करना है, ना ही रिन्यूअल करना है डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट। किससे? फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। और ये लगेगा साहब सेक्शन 76 में एलिजिबल कंपनी के लिए, राइट? तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 पहली बात क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 1 कि कोई भी कंपनी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बाद ना तो आपको इनवाइट करना है, ना ही एक्सेप्ट करना है, और ना ही रिन्यू करना है कोई भी डिपॉजिट इस एक्ट में, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, राइट? आगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू। लॉ ने बोला ये जो पब्लिक से हमने डिपॉजिट के लिए मना किया है, ये वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा कौन सी कंपनी के ऊपर? कोई अगर बैंकिंग कंपनी है, अरे भाई इनका तो काम ही है, इनका तो धंधा ही है पब्लिक से पैसे लेना और वो काम करना इनका, राइट? तो लॉ ने बोला इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, सबसेक्शन 1 की रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन नहीं लगेगी। दूसरा, एनबीएफसी जो रजिस्टर है आरबीआई एक्ट 1934 में, उनके ऊपर भी नहीं लगेगा। एंड टू सच अदर कंपनी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में आरबीआई से बात करने के बाद स्पेसिफाई कर दे इन दिस बिहाफ, तो सबसेक्शन 1 में लॉ ने आपको क्या दिया है? सब थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि भाई बैंकिंग कंपनी पर, एनबीएफसी कंपनी पर, या ऐसी कोई बीएनसी, ऐसी कोई कंपनी पर जिसको गवर्नमेंट ने आरबीआई से बात करके स्पेसिफाई किया है कि भाई इसके ऊपर सबसेक्शन 1 की हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर सबसेक्शन 1 की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। मतलब सेक्शन 73 में जो रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, वो बैंकिंग, इंश्योरेंस और आपकी बैंकिंग, एनबीएफसी और कोई कंपनी पर लगेगा। ये तो हुआ हमारा छोटा सा सबसेक्शन 1। अब नेक्स्ट आपका कौन सा है साहब? ये है आपका सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 की कहानी थोड़ी अलग है। अ कंपनी में जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो एक्सेप्ट करो डिपॉजिट, नहीं हो बिना डिपॉजिट के आपकी कंपनी चल रही है, इक्विटी प्रेफरेंस इश्यू करके चलाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अ कंपनी में सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ अ रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आपको क्या पास करना है? रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एंड सब्जेक्ट टू द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये वाला जो प्रिस्क्राइब्ड है, ये किसकी तरफ इशारा करेगा? रूल 3 की तरफ। और रूल 3 बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रूल 3 बेहद इंपॉर्टेंट रूल है इस सेक्शन के लिए, 73 के लिए, डिपॉजिट्स के कंसेप्ट के लिए।
इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कोई भी कंपनी रिजोल्यूशन पास करने के बाद, रूल 3 फॉलो करने के बाद आप मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योर्ड हुए तो भाई सिक्योरिटी दो इफ एनी, और for repayment of such deposit with interest as may be agreed between the company and its member subject to the fulfillment of following conditions namely, right? तो सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर से, रूल 3 फॉलो करो, आरबीआई की कंडीशंस को फॉलो करो, और अकॉर्डिंगली ये जो नीचे कंडीशंस दी गई हैं इनको फॉलो करते हुए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। चले, तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, आपको इशू करना है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर्कुलर मतलब काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मायने ये है कि भाई आपको ये जो सर्कुलर है ये फॉर्म नंबर होगा डीपीटी 1 में। तो सर्कुलर कौन से फॉर्मेट में होगा यार, डीपीटी 1 में। अब ये जो डीपीटी 1 है बेसिकली इसमें कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, इसमें तो साहब उन्होंने 3-4 पन्ने में पीडीएफ फॉर्म में आपको कंटेंट्स दिए हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना सर्कुलर ड्राफ्ट करेगी ये सारी चीजें उसमें आएंगी। ये वही चीज है जैसा कि सेक्शन 26 में कोई प्रोस्पेक्टस का फॉर्मेट नहीं दिया, बट उन्होंने मैटर्स दिए हैं कि जब भी प्रोस्पेक्टस कोई कंपनी ड्राफ्ट करे इतनी सारी चीजों को आपको कंपलसरी मेंशन करना है प्रोस्पेक्टस में। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा सर्कुलर में कि भाई जब भी कोई कंपनी अपना सर्कुलर ड्राफ्ट करे भाई आपको इतनी सारी चीजें उसमें देना है। Issuance of a circular to its member including therein a statement showing the financial position of the company। आपको क्या शो करना है भाई, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड, आपने कौन सी रेटिंग ली है वो बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने हैं वो बताओ, द अमाउंट ड्यू towards deposit in respect of any previous deposit accepted by the company, राइट। पहला क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन बताओ कंपनी की, तो भाई हम एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर सब रख देंगे उनके सामने। ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, तो भाई क्रेडिट रेटिंग क्या होता है सब, हमारे पास एक सेबी क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशंस है, राइट। अब ये रेगुलेशंस के हिसाब से इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई कंपनी अदर देन इक्विटी, इक्विटी को छोड़कर अगर आप किसी भी तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, काइंड ऑफ डिपॉजिट भी उसमें शामिल होता है डेट में ही, राइट, क्योंकि डिपॉजिट की डेफिनेशन में हमने देखा था डिपॉजिट और लोन, राइट। तो इन्होंने बोला साहब आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एजेंसीज के सामने जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिसिल, नाम सुना होगा, इकरा ICRA, केयर CARE, फिच S&P ग्लोबल, राइट। तो ये जमाने भर की एजेंसीज है, इंडिया की एजेंसीज, बाहर की एजेंसीज। लॉ ने बोला आपको ऐसी एजेंसीज को अप्लाई करो, वो आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगी और आपको एक रेटिंग देगी। रेटिंग इन द सेंस सबसे बेस्ट रेटिंग क्या होती है भाई, AAA+। AAA+ मतलब रिलायंस कंपनी साहब, ये कंपनी कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी, रीपेमेंट आपका इंटरेस्ट का टाइमली करेगी, डिबेंचर को रिडीम या लोन को वापस करेगी, आपके डिपॉजिट्स को वापस करेगी। सबसे बढ़िया रेटिंग AAA+ होती है, फिर AA+, A+, B+, BBB-, C-, अकॉर्डिंगली रेटिंग अलग अलग होती हैं सब, जो आपकी बताती हैं। अच्छा, ये रेटिंग क्या इंडिकेट करती हैं, ये रेटिंग के नीचे लिखा रहता है कि भाई ये रेटिंग का मतलब क्या है, राइट। जितनी पॉजिटिव रेटिंग होगी A+++, AAA+ होगी, इसका मतलब आपकी कंपनी बेस्ट है, आपकी कंपनी सिक्योर्ड है, इस कंपनी में पैसा लगा जा सकता है ऐसा डिपॉजिट। तो रेटिंग एक कॉमन पर्सन को पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ उस रेटिंग एजेंसीज का रेटिंग देख लो और आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि यार कंपनी की कितनी वकत है, क्या है कंसेप्ट आज। तो ये रेटिंग लेनी पड़ती है, कंपलसरी है रेटिंग लेना। और क्या देना है आपको, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, पहले आपने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो कितने हैं, एंड
कितना अमाउंट ड्यू है डिपॉजिट्स का इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, वो बताओ। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये जो मैनर है ये कहाँ लिखा है आपका? रूल 4 में, राइट। रूल 3 में जमाने भर की कंडीशंस हैं और जो सर्कुलर के बारे में जिक्र है वो रूल 4 में है। लॉ ने बोला ये जो आपने कॉपी ऑफ सर्कुलर है ये आपको अलोंग विद सच स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना है 30 डेज। कब फाइल करना है? इंपॉर्टेंट है, बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। आपकी कंपनी जब ये सर्कुलर इशू करने जा रही है मेंबर्स को, उसके 30 दिन पहले आप ये आरओसी को एक कॉपी फाइल कर दो। आगे, डिपॉजिटिंग ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर सच सम। ये एक तरह का डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बोलना है हमको। ये क्या है आपका? नाम क्या दिया इन्होंने? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। कंसेप्ट वही है जो DRR का होता है। तो इन्होंने बोला भाई आपको हर साल के 30th अप्रैल तक एक पैसा, कितना परसेंट? कम से कम 20%। तारीख क्या है? मतलब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके उसका निकालोगे 20%, 20% उठाकर पैसा 30 अप्रैल तक आपको कहीं पर जमा करना है। Not less than 20% of the amount of its deposit maturing during the following financial year. During the following financial year मतलब ये 31st नहीं, अगली जो 31st आएगी उस 31st को जितने रुपए का डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपया, उसका निकालो 20%, इट कम्स टू 20 लाख रुपीज। वो 20 लाख रुपीज आपको 30 अप्रैल तक कहीं पर जमा कराना है। कहां पर जमा कराना है? शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो, उस अकाउंट में वो 20 लाख रुपए जमा करा देना और उस अकाउंट का नाम क्या होगा? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, राइट। तो भाई सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए सर्कुलर इशू की बात करता है, जमाने भर की डिस्क्लोजर की बात करता। सर्कुलर 2B, राइट। सबसेक्शन 2 क्लॉज बी बात करता है आरओसी को फाइल करने की। क्लॉज सी बात करता है DRR की, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाने की। क्लॉज डी ओमिट हो गया है, बहुत बढ़िया, सी बात करता है ये वाली। और ई क्या बोल रहा है? आपकी कंपनी को सर्टिफाई करके देगा कोई पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन, दैट द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड in any default in the repayment of deposit accepted either before or after the commencement of this act, or payment of interest on such deposit where a default had occurred. The company made good the default and a period of 5 years has lapsed since the date of making the good default. बहुत ध्यान से, आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं की हो, किस चीज में डिफॉल्ट? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड कंपनीज एक्ट 1956 में या 2013 में, या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। ऑन सच डिपॉजिट वेयर अ डिफॉल्ट हैड अकर्ड द कंपनी मेड गुड द डिफॉल्ट एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज लैप्स्ड। लॉ ने बोला सब डिफॉल्ट ठीक करने के बाद 5 साल गुजर जाना चाहिए, फिर हमको ये बात करनी है, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कितने साल गुजर जाना चाहिए? कम से कम 5 years गुजर जाना चाहिए। मतलब हाथों हाथ आपने डिफॉल्ट ठीक करी, हाथों हाथ आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं होगी, कम से कम 5 साल का कूलिंग पीरियड तो रहना चाहिए। सेक्शन 70 याद करो, अगर आपको डिवेंचर की बात थी, प्रोहिबिशन सॉरी बायबैक की बात थी, वहां पर बोला था साहब कि आपको कूलिंग पीरियड चाहिए आपको 3 साल का, यहाँ पर कितने साल का चाहिए आपको? 5 साल का, जब हम डिपॉजिट्स के एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। पुराने डिपॉजिट्स पे डिफॉल्ट करिए, डिपॉजिट को ठीक करो, 2019 में ठीक करा, 5 साल वेट करो, 2024 के बाद आप फिर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए अलाउड है, तब तक कोई आप अलाउड नहीं है। तो भाई सेक्शन सबसेक्शन 2 की हमने क्लॉज देखा है, A B C D नहीं है और E देखा है, राइट। चलो अब एक चीज याद रखना यार, यहां पर लिखा है सब अ कंपनी,
कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? तो भाई ये प्राइवेट कंपनी को भी शामिल करा है इसने, पब्लिक कंपनी को भी, स्मॉल कंपनी को भी, ओपीसी कंपनी को भी, जो भी कंपनी आपके दिमाग में आती है वो सारी कंपनी शामिल है, क्योंकि ये सबसेक्शन 2 स्टार्ट कहां से हो रहा है? अ कंपनी, कि कोई भी कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। आपको ये सारा क्लॉज ए बी सी ई फॉलो करना पड़ेगा। ये यहां तक हमने कंसेप्ट देखा है, बट आगे कुछ एग्जम्पशन है और ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन है कौन सी कंपनी को यार? प्राइवेट कंपनीज को। और ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जम्पशन है, क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनी में तो साहब डिपॉजिट मेंबर से आता जाता रहता है, वो कब तक सर्कुलर फाइल करेंगे? छोटी कंपनी है, इन हाउस मैनेज होता है, हस्बैंड वाइफ ने मिलके एक कंपनी बनाई तो साहब ये वाला कंसेप्ट चालू हुआ। चले, तो सेक्शन 73 है, सब सेक्शन 2 है, क्लॉज ए से लेकर ई तक है। इसका मतलब क्लॉज ए से ई तक मतलब सब, एक तो वो सर्कुलर इशू वाला पॉइंट था, एक आरओसी को कॉपी फाइल करने वाला पॉइंट था, एक आपका डीआरआर क्रिएट करने वाला पॉइंट था, और ई काय का था आपका सर्टिफाई करना है कि मेरी कंपनी ने कोई डिपॉजिट में उसके ब्याज में कोई डिफॉल्ट नहीं की है। तो भाई ये पांचों पॉइंट ए से लेकर ई तक सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 का लॉ ने बोला भैया ये प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगेगा। बहुत बड़ी एग्जामिशन है ये। अब प्राइवेट कंपनी को भी इन्होंने आगे इलेबोरेट करा है, कौन कौन सी? तो भाई प्राइवेट कंपनी को तीन तरीके से, हम या ऐसे बोले भाई तीन तरीके से आपने एग्जामिशन दी है, एग्जामिशन देने की कोशिश की है। कौन सी कंपनी को? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी को। आपका सवाल आएगा क्या सर ये एग्जामिशन स्मॉल कंपनी को है? बिल्कुल है। क्या ये ओपीसी को है? बिल्कुल है। क्यों बेटा? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ओपीसी स्मॉल कंपनी दोनों कंपनीज आती हैं, तो ये एग्जामिशन दोनों को अवेलेबल होगी। अब क्या क्या तरीका है एग्जामिशन का, हम वो बात करें। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है ऐसी प्राइवेट कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है किससे? मेंबर से। और मेंबर से आप जो ले रहे हो डिपॉजिट मनीज नॉट एक्सीडिंग दी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा नहीं ले रहे हो। अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी ने मेंबर से डिपॉजिट लिया है, बट इट डज नॉट एक्सीड आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, फॉर एग्जांपल पेड अप शेयर कैपिटल है साहब 10 लाख, फ्री रिजर्व है 5 लाख, प्रीमियम है 5 लाख, तो लॉ ने बोला 20 लाख रुपए तक अगर आपने मेंबर से लिया है तो आपको सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 क्लॉज ए से लेकर ई तक का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर वर्कुलर इशू नहीं करना। या विच इज अ स्टार्टअप, ऐसी कोई कंपनी जो स्टार्टअप है फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ऐसी कोई कंपनी जो स्टार्टअप है और फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इज इनकॉर्पोरेशन। स्टार्टअप डिफाइन करा गया है साहब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ ने प्रमोट करके उसको एग्जाम्पशन दी है, उनके लिए ये पॉइंट है आपके लिए, राइट? स्टार्टअप की कैटेगरी में आपको लिस्ट आउट किया है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। या ऐसी प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली, राइट, विच इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी। मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी कंपनी की सब्सिडी नहीं है, किसी कंपनी की एसोसिएट नहीं है, उसको भी हमने यहां पर एग्जाम्पशन दी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास में। प्लस कंडीशन, ये तीनों कंडीशन प्लस कंडीशन है। और उस प्राइवेट कंपनी ने जो बोरोइंग करी है, इफ द बोरोइंग ऑफ सच अ कंपनी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से, याद रखना बैंक से बोरोइंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी कंपनी से बोरोइंग is less than the twice of its paid up share capital, जो भी इस कंपनी, इस प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग है, बोरोइंग कहां से? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बॉडी कॉर्पोरेट से, वो कम होना चाहिए ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, राइट? ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पशन करते टाइम। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ऐसी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करी हो बोरोइंग में
subsisting at the time of accepting deposit under this section. subsisting मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर ये वर्ड लिखा है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब बैंक्स वाली बोरोइंग या कौन सी बोरोइंग? सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग। सच बोरोइंग मतलब ये जो ऊपर बोरोइंग करी है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट से, इसमें कोई डिफॉल्ट कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। पहले ठीक करो फिर कोई दिक्कत नहीं। However, such a company as referred to in clause A, B, C, बट आपको हम DPT 3 तो फाइल करना पड़ेगा, एक आपको साल में एक बार, भले ही आपको एग्जामिशन दी है किससे? डिपॉजिट से। ऐसी कंपनी को क्या फाइल करना पड़ेगा? DPT 3 फाइल करना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जमाने भर की बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ये एग्जामिशन के चक्कर में वो DPT 3 फाइल नहीं करती हैं, राइट? मतलब अगर हम थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करें, आपकी कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया है जो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आता, रूल 21C में, आपको उसके लिए DPT 3 फाइल करना पड़ेगा। ऐसी कंपनीज, ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो जिनको स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दी है, ये तीनों पॉइंट में कहीं पर भी आ रही हैं, लॉ ने बोला ऐसी प्राइवेट कंपनीज को भी DPT 3 तो फाइल करना ही पड़ेगा। आगे, इन केस ऑफ IFSC पब्लिक कंपनी, in case of IFSC public company, clause A to E of subsection 2 of section 73 shall not apply to IFSC public company which accept member से पैसा ले रही है not exceeding 100% of aggregate of the paid up share capital and free reserve। ध्यान से, IFSC कंपनी में यहां पर प्रीमियम नहीं है, राइट? यहां पर क्या नहीं है साहब? प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, कहीं भी अटका देगा भाई वो। पहले आपको बढ़िया प्राइवेट कंपनी की कहानी सुनाएगा, आगे बोलेगा व्हाट इफ अगर ये IFSC पब्लिक कंपनी हो तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है? विच एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनी नॉट एक्सीडिंग एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। Such company shall file the details of the money so accepted to the registrar in the manner as may be prescribed। मतलब वही आपको DPT 3 जैसा कुछ फाइल करना पड़ेगा। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जिन केसेस में इन दैट केस यू नीड टू फाइल दी DPT 3, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे F पॉइंट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, मतलब ये बात कर रहा है साहब सिक्योर डिपॉजिट की बात है। Providing security if any for the due repayment of the amount of deposit or interest thereon including the आपने कोई चार्ज क्रिएट करा प्रॉपर्टी पर, assets of the company provided that in case where a company does not secure the deposit or secured such deposits partially, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर आपने कोई डिपॉजिट के लिए सिक्योरिटी दे रखी है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर डिपॉजिट्स, बट अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रखी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आएगा, या आपने सिक्योर्ड करे हैं डिपॉजिट बट वो भी पार्शियली सिक्योर्ड करे हैं, तो लॉ ने बोला ऐसे जो पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं, ऐसे डिपॉजिट्स को भी आप अनसिक्योर्ड कैटेगरी में डाल दो। बहुत ध्यान से, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको बिल्कुल देगा सब ट्रू फॉल्स में, किसी भी चीज में, कि सब एक कंपनी है, सब उसने कोई सिक्योर डिपॉजिट ले रखे हैं इतने रुपए के, तो बताओ ये जो 10 लाख रुपए के ले रखे हैं साहब, ये सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? उसी में नेक्स्ट पूछेगा कि ये 5 लाख रुपए का है जो पार्शली सिक्योर्ड है, बताओ ये इनको हम क्या बोलेंगे साहब? फुल्ली सिक्योर्ड, पार्शली सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कैटेगरी? तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर ने बताया था यार कि साहब इसको हम कौन सी कैटेगरी में ले जाएंगे? अनसिक्योर्ड कैटेगरी में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लॉ ने बोला हर सर्कुलर जब भी इशू करो, आप किसी भी फॉर्म एडवर्टीजमेंट इशू करो या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करो फॉर इनविटेशन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसमें ये चीज मेंशन करना है कि भैया ये वाले पार्शली सिक्योर्ड है और इनको हमने अनसिक्योर्ड कैटेगरी में डिपॉजिट हमने
दिया है, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बात करी है सब, हमने सब सेक्शन 1 की बात की है सेक्शन 73 में, सब सेक्शन 2 की बात करी है, और सब सेक्शन 2 के बाद एग्जामिशन की हमने बात कर ली है, राइट। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सब सेक्शन 2 तक की बात की है सेक्शन 73 में। आगे की कहानी हम चालू करें उसके पहले हम बात करेंगे सब रूल 3 की। रूल 3 क्या बोल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। कौन कौन सी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जो भी कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेगी इन केस दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। चल, तो भाई रूल 3 का सब रूल 1 क्या बोल रहा है, ऑन और फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, और जनरली सारे के सारे रूल्स कब आए हैं यार, 1 अप्रैल 2014 से। नो कंपनी रिफर टू इन सबसेक्शन 2, नो कंपनी मतलब, और सबसेक्शन 2 में वर्ड क्या यूज है, अ कंपनी, वहां पर पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखा, तो सारी तरह की कंपनी आ गई। एंड नो एलिजिबल कंपनी मतलब ऑल कंपनीज, इन दोनों को मिलाकर बात करें साहब तो ऑल कंपनीज की बात है। शेल एक्सेप्ट रिन्यू एनी डिपॉजिट, भले वो सिक्योर डिपॉजिट्स हो, अनसिक्योर डिपॉजिट्स हो, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड and upon receiving a notice within a period of not less than within a period of less than 6 months or more than 36 months from the date of acceptance or renewal of deposit। भाई सीधी बात है, 6 महीने से कम का डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करना। कितने महीने का, राइट। मिनिमम ड्यूरेशन क्या होगा, 6 मंथ, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा, 36 मंथ, राइट। 6 महीने से कम का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना, 36 मंथ से ज्यादा का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात। राइट, तो बात क्लियर है। रूल 3 सब रूल 1 फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट क्या बोल रहा है, भाई जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे कंपनीज एक्ट 2013 में या रिन्यू करोगे, मतलब पुराना वाला चला आ रहा था साहब 1956 वाला, वो 2013 में उसको रिन्यू होना है। अरे भाई 2012 में एक्सेप्ट करा 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2015 में रिन्यू होना है। अब रिन्यूअल कितना होगा, मैक्सिमम 36 महीने के लिए। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मेरी कंपनी को जब भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट लगे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिन्यू करते हैं सच डिपॉजिट फॉर अ रीपेमेंट 6 महीने से कम के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट्स और रिन्यूअल एज द केस में बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट। लॉ ने बोला आपको शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत है, किसको, कंपनी को। तो कंपनी 6 महीने से कम का डिपॉजिट ले सकती है, बट 2 कंडीशन डाल दी। पहला कि जो इस कैटेगरी का डिपॉजिट लोगे जो 6 महीने से कम का है, वो पैसा सच डिपॉजिट शेल नॉट एक्सीड कितना परसेंट, 10% काहे का, एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। अरे भाई जो डिपॉजिट आपको एक्सेप्ट करना है वो 10% से ज्यादा नहीं होगा। सच डिपॉजिट शेल नॉट एक्सीड कितना परसेंट, 10% से ज्यादा। 10% किसका, एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। एंड जो ये डिपॉजिट ले रहे हो, लॉ ने बोला कम से कम 3 महीने का तो लेना। क्या मेरी कंपनी 1 महीने का डिपॉजिट ले सकती है, आंसर इज नो। 2 महीने का डिपॉजिट ले सकती है, आंसर इज नो। सब 3 महीने का डिपॉजिट, कम से कम 3 महीने का डिपॉजिट तो आपको लेना ही है, ये सिस्टम है, राइट। कंसेप्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। क्या बोल रहा है वो कि भाई आपकी कंपनी को डिपॉजिट लेना है 6 महीना से लेकर 36 महीना, मिनिमम मैक्सिमम। मेरी कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत है साहब, तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं, 2 चीजें याद रखना, 3 महीने से कम मत लेना, और जो पैसा लिया है आपने 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, ये जो 10% की लिमिट है ना, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं है, ये ओवरऑल लिमिट है। At any point of time, that amount you have accepted for a less than 6 months, it should not exceed 10% of the paid up share capital plus free reserve plus security premium account. This point should be noted at any point of time in a financial year, and this is a overall limit, not applicable to any particular financial year. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सेकंड, अगर आपने डिपॉजिट ज्वाइंट नेम्स में लिया है, राइट, तो लॉ ने बोला मैक्सिमम 3 नाम में ही लेना। अरे भाई, फादर ने मदर को ज्वाइंट होल्डर बना दिया और उसके 3 बच्चों को बना दिया, टोटल 5 लोगों को बना दिया ज्वाइंट होल्डर 1 लाख रुपए के डिपॉजिट्स के लिए। लॉ ने बोला टाइम पास नहीं, मैक्सिमम 3% का ही नाम लेना है ज्वाइंट में। वेयर डिपॉजिटर्स सो डिजायर, डिपॉजिटर्स की इच्छा है, डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन ज्वाइंट नेम, बट लॉ ने बोला नॉट एक्सीडिंग 3 with or without any of the clauses, namely jointly, either survivor, first survivor, named, ये वो, anyone और survivor। आपको ये कुछ भी वर्ड लिखने हो वो अलग बात है, राइट, बट कंसेप्ट क्या होगा साहब, मैक्सिमम 3 बंदों का नाम ज्वाइंट में आएगा। अब यहां से कहानी चालू होगी साहब, ये होगा आपका डिपॉजिट का परसेंटेज की बात। चलो, तो हमारे पास क्या है भाई, रूल 3, इसको हम क्या लिखेंगे यार, रूल 3(3). तो रूल 3(3) क्या बोल रहा है, नो कंपनी, नो कंपनी रिफर टू इन 73(2). 73(2) में एनी कंपनी जिक्र है, और एनी कंपनी इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ कंपनी, शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो रूल 3(3) बात करता है डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर if the amount of such deposit together with the amount of other deposit outstanding as on the date of acceptance renewal of such deposit, मतलब previous deposit plus proposed deposit exceed 35% of the aggregate of paid up share capital plus free reserve plus security premium account। लॉ ने बोला साहब याद रखना 35% से ज्यादा नहीं लेना है आपको मेंबर से, ये बोलता है रूल 3(3). मेंबर से कितना लेना है आपको, 35%, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और ये जो आपका निकल कर आएगा, ये 35% जो भी अमाउंट निकल, इसमें प्रीवियस प्लस प्रपोज डिपॉजिट, provided that IFSC public company and a private company may accept deposit from its members up to 100% of paid up share capital, free reserve, premium, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट इनको DPT 3 फाइल करना पड़ेगा, राइट, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन, for the purpose of this rule, specified IFSC public company means a unlisted public company, IFSC कंपनी में भी unlisted public company which is license, जिसको हमने लाइसेंस दिया है RBI ने, सेबी ने, IRDA ने ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल, IFSC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लोकेटेड इन एन अप्रूव्ड मल्टी सर्विसेज SEZ सेट अप अंडर द SEZ एक्ट 2005 रेड विद द रूल्स SEZ रूल्स 2006 के हिसाब से। तो क्या बोल रहा है वो कि भाई स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी की बात की है, ऐसी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसको लाइसेंस दिया ऑपरेट करने के लिए RBI ने, सेबी ने, IRDA ने, राइट, एक मल्टी स्टेट SEZ में ऑपरेट करने के लिए, उसको हमने बोला IFSC पब्लिक कंपनी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट the maximum limit in respect of deposit to be accepted from the member shall not apply to following classes of private company। जो मैक्सिमम लिमिट है डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट करने की, वो फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगेगी। रूल 3 के अंदर एग्जम्पशन है, नेमली अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, राइट, इनकॉर्पोरेशन से 10 साल प्राइवेट कंपनी का एग्जम्पशन है। अ प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली, राइट, जो आपकी ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी,
ये चीज बहुत ध्यान से। प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है फॉर 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यह ऐसी प्राइवेट कंपनी जो तीनों की तीन कंडीशन फुलफिल करती है। पहला, वो किसी की एसोसिएट या सब्सिडी नहीं है। बोरिंग उसकी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और उसने कोई डिफॉल्ट नहीं करी है ऑफ सच बोरोइंग में। ये आपको ध्यान, बट फिर भी आपको डीपीटी 3 तो फाइल करना ही पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो आपकी 73(2) में जो कंपनीज हैं उनके लिए लिमिट कितनी है, यहाँ पर 35% की बात करी है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हमने बात करी थी साहब सेक्शन 73 में हमने बात की थी सब सेक्शन 2 में, और यहां पर आपको ए से लेकर ई तक ये वाली एग्जम्पशन जो है ना, ये एग्जम्पशन लिमिट के लिए नहीं है, ये एग्जम्पशन है कि आपको ये सारी फाइलिंग वाइलिंग नहीं करना सर्कुलर वगैरह इशू करने की। और वो जो एग्जम्पशन है, ये रूल 3 वाली एग्जम्पशन जो है वो लिमिट्स के लिए है, राइट, कि 35% वाला नहीं, आप तो 100% तक एक्सेप्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। आगे, नो एलिजिबल कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू। चले, तो पहले हम बात कर लें साहब यही कि अपना चार्ट्स में से देख लेते हैं रूल 3 का, डिपॉजिट्स का जो हमने बात करी है। तो रूल 3(1) क्या बोल रहा है, नो कंपनी एज स्पेसिफाइड इन 73(2) या एलिजिबल कंपनी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिन्यू नहीं करेगी जो रीपेबल ऑन डिमांड हो, ऐसा तो अलाउड ही नहीं है। टाइम लिमिट मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 मंथ, याद करो हमने बात करी है, याद रखना, चार्ट से दिमाग में फिक्स हो जाता है साहब। एक्सेप्शन, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो 6 महीने से कम के लिए, बट फिर भी मिनिमम 3 मंथ्स के लिए, बट याद रखना ओवरऑल अमाउंट जो होगा वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम का, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये हमने बात करी थी 3(1) में। 3(2) क्या बोल रहा है कि भाई डिपॉजिट मैक्सिमम 3 नाम्स में होना चाहिए। 3(3) क्या बोल रहा है, नो कंपनी रेफर टू 73(2) आप डिपॉजिट मेंबर से जो लेने जा रहे हो वो एक्सीडिंग 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट आईएफएससी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये लिमिट नहीं लगेगी, वो 100% तक ले सकते हैं पैसा, प्रोवाइडेड उनको डीपीटी 3 फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। मैक्सिमम लिमिट नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है 10 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन प्लस प्लस फॉलो करे, सब ऐसी कंपनी को भी ये लिमिट नहीं लगेगी। ये लिमिट किस चीज की है कि 35% वाला कंसेप्ट नहीं है, आपके लिए तो सब 100% तक है, प्रोवाइडेड दैट ऐसी कंपनी को डीपीटी 3 फाइल करना पड़ेगा। तो ये हमने बात करी, इसके बाजू में हमने बात करी है साहब चार्ट से, इसके हमने और यहाँ पर क्या की बात करी है हमने, ये हमने बात करी इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट से, दिमाग में क्लैरिटी है। ये पूरा का पूरा एक नटशेल है कि भाई क्या क्या लिमिट है, किस चीज में क्या लिमिट आपको फॉलो करनी है। आगे चले, राइट, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना, फर्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पशन 6 महीना से कम के लिए मिनिमम 3 महीना, 3 महीने में भी अमाउंट की लिमिट है, ये हमने बात करी है। 3(2) क्या बोलता है, ज्वाइंट नेम्स की बात करता है। 3(3) क्या बोलता है कि आप डिपॉजिट ले सकते हैं एक्सीडिंग 35% से ज्यादा नहीं लेना है, बट एग्जाम्पशन दो तरह की कंपनी को, आईएफएससी पब्लिक कंपनी को एंड प्राइवेट कंपनी को, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस की बात है। चलो, राइट, यहां तक हमने बात कर ली है।
अब हम आगे बात करें साहब, आगे इसमें कौन सा कंसेप्ट है आपका, बहुत ध्यान से। नो एलिजिबल कंपनी शेल एक्सेप्ट और रिन्यू, ये है आपका रूल, ये है आपका रूल 3-4, राइट। अब क्या है ये कंसेप्ट किसके लिए है, नो एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी वो जो नेटवर्थ या टर्नओवर के बेस पर हमने पब्लिक कंपनी को डिवाइड कर दिया। अब इसमें दो तरह की लिमिट दी गई है, रूल 3-4A है और रूल 3-4B है, और ये बोल रहा है डिपॉजिट फ्रॉम एनी अदर डिपॉजिट, मतलब फ्रॉम पब्लिक। आपके सिंपलिसिटी के लिए लिखा है। एलिजिबल कंपनी को बोला है कि भाई तेरे को डिपॉजिट जो लेना है या रिन्यूअल करना है वो याद रखना 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम से ज्यादा मत लेना फ्रॉम मेंबर्स। पब्लिक से लेने के लिए तो 25% की लिमिट है, 25% ऑफ व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, प्रीमियम ऑफ द कंपनी, राइट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने अभी कौन कौन सी लिमिट देखी, 10%, 35%, फिर 10% एलिजिबल कंपनी और फिर 25% एलिजिबल कंपनी के लिए। ये कौन सा है यार, रूल 3-4A 3-4B। चार्ट्स में देखें कुछ है क्या हमारे पास यहां पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास रूल 3-4 है, क्या बोल रहा है, नो एलिजिबल कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू। देखो 3-4A 3-4B, 3-4A में मेंबर से लेना है तो भैया कितना परसेंट, 10%। अदर देन मेंबर मतलब पब्लिक से लेना है तो कितना परसेंट, 25%। 25% ऑफ व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम का। चले आगे चले, राइट। तो ये हो गया रूल 3 के बाद, 4 के बाद ये हो गया रूल 3-5। ये बात करेगा स्पेसिफिक गवर्नमेंट कंपनी के लिए। अब गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कैसी भी हो सकती है, एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76, बट ये बात कर रहा है अंडर सेक्शन 76 shall accept or renew any deposit if the amount of such deposit together with the amount of other deposit outstanding as on the date of acceptance और रिन्यूअल एक्सीड 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट याद रखना ये गवर्नमेंट कंपनी एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76। सेक्शन 76 के अंदर गवर्नमेंट कंपनी को हमने बात की है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम पब्लिक। ये जो सेक्शन 76 है ये डिपॉजिट बात करता है फ्रॉम पब्लिक से। अरे भाई 76 की हेडिंग क्या है, सब ये बात करता है डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय फ्रॉम पब्लिक। देखो आपको दिखा दें, सेक्शन 76 क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज। इसमें एक कौन सी आ गई हमारी, गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी आ गई तो उसके लिए पहले से हमने रूल 3-5 में पढ़ लिया कि भाई गवर्नमेंट कंपनी अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए लिमिट 35% है। कंसेप्ट क्लियर है, चले ठीक है। रूल 3-6 क्या बोल रहा है, नो कंपनी रिफर टू इन 73-2 एनी कंपनी or any eligible company shall invite, accept, renew any deposit in any form carrying a rate of interest। आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे या ब्रोकरेज दोगे वो रेट उससे ज्यादा मत देना जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है फॉर द पर्पज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज, राइट। ये चीज है ब्रोकरेज मतलब, अरे भाई कोई आपकी कंपनी में डिपॉजिटर्स लेके आ रहा है तो कुछ कमीशन बांटोगे ना उसको, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज, राइट। ये कौन सा है, रूल 3-6 की हमने बात करी है। तो रूल 3-5 किसके लिए है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए,
एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76 और सेक्शन 76 अलाउ करता है डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड बाय सर्टेन कंपनी फ्रॉम पब्लिक। मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इसका मायने ये है, अगर मेरी गवर्नमेंट कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो एग्जेम्पशन चेक करो अगर कुछ है तो, या आगे की कंडीशन फॉलो करो। बट अगर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से ले रही है पैसा तो फिर यहां पर आएगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी एक पब्लिक कंपनी है बट वो मेंबर से ले रही है तो आगे के रूल में जाएगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है एज अ डिपॉजिट तो रूल 35 लगेगा। रूल 35 विल अप्लाई ऑन गवर्नमेंट कंपनी ओनली इफ सच गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स पब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 क्या बोल रहा है यार? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स या ब्रोकरेज, भाई आरबीआई जो ने रेट बोली वही देना। और ब्रोकरेज किसको मिलेगी? जिसके साथ में कंपनी को ऑथराइज किया है, मतलब कंपनी का अग्रीमेंट है, वही कंपनी को क्या करना पड़ेगा साहब? ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। चले आगे। For the purpose of this sub rule, it is hereby clarified the person who is authorized. कौन व्यक्ति ऑथराइज है in writing by a company to solicit deposit? आप हमारे लिए डिपॉजिटर्स लेकर आ रहे हो। On his behalf and through whom deposits are actually procured shall only be entitled to the brokerage. सब शर्मा जी से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि शर्मा जी ने बोला यार हम आपको डिपॉजिटर्स लाके देंगे। वर्मा जी ने देखा देखी ये उन्होंने चालू कर दिया, वो आपके लिए डिपॉजिटर्स लेकर आ रहे हैं। क्या वर्मा जी इज ऑल्सो एलिजिबल टू रिसीव द ब्रोकरेज अमाउंट? आंसर इज स्पेसिफिक नो, राइट, ही इज नॉट एलिजिबल बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द वर्मा जी एंड द कंपनी। Payment of brokerage to any other person for procuring deposit shall be deemed to be the violation of these rules. Subsection 7. The company shall not reserve to itself either directly, indirectly, a right to alter to the prejudice or disadvantage to of the depositors any terms and conditions. आप terms and conditions को change नहीं कर सकते। Of the deposit, deposit trust deed, deposit, देखो ये deposit insurance contract याद आया, हमने बात करी थी। As such देखे तो ये concept हट चुका है, right? Deposit insurance is no more. After circular and circular in the form of advertisement is issued, deposits are accepted. 8 क्या बोल रहा है भाई? Every eligible company shall obtain at least once in a year rating। ले लो भाई, हर साल रिन्यूअल जैसी कि पिछले साल की रेटिंग क्या थी? AAA+। इस बार थोड़ी दिक्कत है, लॉसेस है कंपनी, तो हो सकता है AA+ रेटिंग हो आपकी, हर साल लेना है आपको। फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट एंड उसकी कॉपी रेटिंग की आरओसी को फाइल करना है DPT 3 वाले फॉर्मेट में। बट ये रेटिंग का जो कंसेप्ट है ये कौन सी कंपनी के ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कंपनी, मतलब सामान्य पब्लिक कंपनी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ऑन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। वही नेटवर्थ 100 और टर्नओवर 500 वाली। द क्रेडिट रेटिंग रिफर टू इन क्लॉज ए shall not below the minimum investment grade rating जो फिक्स करी गई है किसके द्वारा? आरबीआई एनबीएफसी नॉर्म्स के हिसाब से। उतनी रेटिंग तो होना ही चाहिए, तभी आपकी कंपनी सब एक्सेप्ट कर सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि भैया फलानी फलानी एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, उसको रेटिंग मिली है सब B+, और नीचे लिख देगा भाई कि ये, अच्छा ऊपर क्या लिख देगा कि इस एलिजिबल कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करा है मेंबर्स पब्लिक से, और नीचे लिख देगा कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड A+ बोला है आरबीआई ने, एनबीएफसी ने रेगुलेशंस के हिसाब से। बताएं ये डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करा ये कॉन्ट्रावेंशन है क्या? बिल्कुल कॉन्ट्रावेंशन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राइट, चले तो ये हमारा रूल 3 का चार्ट है, और रूल 3 के चार्ट में 3.8 क्या बोल रहा है? एवरी एलिजिबल कंपनी शैल ऑब्टेन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, आपको रेटिंग लेना है और कॉपी ऑफ रेटिंग आरओसी को फाइल करना है। कौन से फॉर्म में? DPT 3 में।
आगे explanation for the purpose of this rule, IFSC public company means a unlisted public company which is licensed to operate by RBI, SEBI, IRDA और मल्टी स्टेट SEZ में हमने ऑपरेट करने के लिए आपको अलाउ किया है, तो अपन क्या बोलेंगे, IFSC कौन सी हो यार आप, IFSC पब्लिक कंपनी। तो रूल 3.1 में मेरे ख्याल से चार्ट से पूरा क्लैरिफाई है जो भी हमने बात करी है रूल 3.1 के हिसाब से, रूल 3.2 के हिसाब से 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 अकॉर्डिंगली 3.8 तक हमने बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 73 रूल, और वो 5 साल वाला प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप, 10 साल वाला, दोनों में डाउट मत रखना। 5 इयर्स का जो एग्जम्पशन है वो किसके लिए है कि भाई अगर आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ऐसी प्राइवेट कंपनी अगर मेंबर से डिपॉजिट ले रही है तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को 73(2) में जो 5 पॉइंट है, सर्कुलर इशू करो, कॉपी फाइल करो, डिफॉल्ट नहीं करा हो, वो सारे पॉइंट्स जो हैं, राइट, ये सारे पॉइंट्स का कंप्लायंस नहीं करना, कितने साल तक, 5 साल तक। जो रूल 3 में 10 साल वाला पॉइंट है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को, वो काहे के लिए है, एग्जम्पशन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। 35% वाली लिमिट आपके ऊपर नहीं लगी, आप तो 10 साल तक ले लो डिपॉजिट, तो दोनों पॉइंट्स को अलग अलग पढ़ना, आपको क्लैरिटी आने वाली है। अभी हमारा 73 खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 अलॉन्ग विद रूल 3 की बात की है।